these are those antibiotic which inhibit बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, आपके अपने सेल के प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं, बल्कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक, अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं याद तो वी विल जस्ट रिमाइंड द प्रोसेस। सबसे पहले होता क्या है कि आपके पास बैक्टीरियल बैक्टीरियल क्या होता है? बैक्टीरियल डीएनए होता है ना, बैक्टीरियल डीएनए होता है। ये बैक्टीरियल मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये मैसेंजर आरएनए आपके पास वो मैसेज है जो कि आया बैक्टीरियल डीएनए की तरफ से है और जा कहाँ रहा है? आगे जाकर इस मैसेंजर आरएनए ने राइबोसोम्स के पास जाना है। तो राइबोसोम्स को ये डायरेक्ट करता है, क्योंकि राइबोसोम वो फैक्ट्री है जहाँ पर असेंबली होती है, प्रोटीन्स बनता है। तो ये प्रोटीन बनाने वाला जो ऑर्डर है वो डीएनए से आया, लेकर कौन आया? मैसेंजर आरएनए लेके आया। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास आता है और इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर देता है, स्पेसिफिक कोड देता है, जिस कोड के मुताबिक राइबोसोम ने फिर क्या बनाना है? फिर क्या बनाना है जी राइबोसोम ने? प्रोटीन बनाने हैं। ठीक है जी, डीएनए। तो आपको डीएनए का पता है, डीएनए में तो सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, उसमें तो ये डबल स्ट्रैंड होता है। ये डीएनए किस में तब्दील होकर बना? ये आपके मैसेंजर आरएनए में तब्दील हो गया। अब मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। ये किस तरह करता है? राइबोसोम में आपके पास 2 सब यूनिट आते हैं। ठीक है जी? 2 सब यूनिट आते हैं। एक आपको ये छोटा नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास वो सब यूनिट है व्हिच इज़ कॉल्ड अपना 30s सब यूनिट, ठीक है? 30s सब यूनिट एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज़ 50s सब यूनिट, ठीक है जी? ये वो आपका मैसेंजर आरएनए है जो कि पीछे से आ रहा है। ये वो लार्जर यूनिट है, ठीक है? और ये इसके साथ वो छोटा सब यूनिट है। समझ आ रही है कुछ? ये वो 50s यूनिट है। दिस वन इज़ नोन एज़ 50s यूनिट एंड दिस वन इज़ नोन एज़ 30s सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिलके आपका राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है जी? अब इस सब यूनिट में और ये वो डॉट्स हैं, ठीक है जी? इसमें 3 सब यूनिट्स आपको नज़र आएँगे। देखिए, फर्स्ट नंबर दिस, ये आपके पास कोडॉन है, ठीक है जी? दिस इज़ कोडॉन और कोडॉन बताते खुद क्या है? ये आपके पास ट्रिपलेट है, किस चीज़ का? ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी? यहाँ तक तो बात समझ आई ना? यहाँ तक तो बात ईज़ी है, समझ आ रही होगी आपको। पर एक 50s सब यूनिट के साथ यहाँ पर एक साइट्स होते हैं, ठीक है जी? ये आपके पास वो ए साइट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, ए साइट और दिस इज़ पी साइट। ये ए साइट और पी साइट से मुराद ये है, ठीक है जी? अब इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर चेन होती है और उस चेन के साथ आपके अटैच होते हैं अमीनो एसिड्स। ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड और ये चौथा। ये आपके पास वो चेन है जिसको आप पेप्टाइड लिंकेज बोलते हो, जिसको आप प्रोटीन बोलते हैं। ये एक-एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है जी? अब बाहर से क्या आया? दूर से आपके पास एक और चीज़ आई जिसको आप ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ठीक है? ये वो ट्रांसफर आरएनए है। ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेके आया? ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ लेके 1 मिनट, ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ एक और अमीनो एसिड लेके आया। क्योंकि देखें ये चेन बनी हुई है ना, अब अगर आपने प्रोटीन बनाना है तो आपने इसके साथ ऐड करना है किस चीज़ को? अमीनो एसिड्स को और ये अमीनो एसिड जो बाहर से आ रहे हैं, ये कौन लेके आ रहा है? ये आपका ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है। प्रोसेस को समझिए कि ये आपके पास पी साइड है, इस पी साइड पे एक्यूमुलेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड होता है, ठीक है? ये लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड के लिए नए-नए अमीनो एसिड चाहिए और वो नए-नए अमीनो एसिड जो होता है वो बाहर से कौन लेके आ रहा है आपका? ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए लेके आ रहा होता है। ये ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए यहाँ आता है और इस ए साइट पे ये अमीनो एसिड छोड़ देता है, ठीक है जी? दिस वन इज़ नोन एज़ अमीनो एसिड। ये वो अमीनो एसिड को यहाँ पर छोड़ देता है, ठीक है जी? किस तरह छोड़ता है? शुरू में आपके पास सिर्फ यही है कि यहाँ पर आएगा, अब नेक्स्ट ये एक स्टेप हो गया ना, इस एक स्टेप को सब सिर्फ आपने समझा है कि राइबोसोम, ये पूरा राइबोसोम है, ठीक है? ये ग्रीन वाला। इस ग्रीन राइबोसोम के पास आपने लेके आना है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए आ गया, ठीक है जी? दिस इज़ द मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी? मैसेंजर आरएनए ने इस राइबोसोम को बताया कि तुमने इस न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के ऑर्डर पर तुमने अमीनो एसिड का चेन बनाना है। इस कोड के मुताबिक, ये कोडॉन है। इस कोड के मुताबिक तुमने ये चेन बनानी है। तो ये 50s सब यूनिट कहता है, ठीक है? मैं इसी तरह बनाऊँगा। तो 50s सब यूनिट के पास 2 आपके पास साइट्स होती हैं। एक साइड पे एलोंगेशन ऑफ चेन होती है और दूसरी साइड पे नया-नया अमीनो एसिड आके जमा होता जाता है। तो ये नया अमीनो एसिड आया, इसको किसने लेके आया? ये आपके पास ट्रांसफर आरएनए की मदद से आता है। ट्रांसफर आरएनए आया, अपने साथ अमीनो एसिड को लेके आया। न्यू अमीनो एसिड है। ये न्यू अमीनो एसिड आपके पास आया और ए साइट पर अभी बैठेगा। अभी बैठा नहीं है, ठीक है? अभी यहाँ पर बैठेगा, ठीक है जी? वो कैसे बैठेगा? अभी मैं आपको बना के देता हूँ। ये एक स्टेप हो गया, दिस वन इज़ द नंबर फर्स्ट स्टेप। अभी नाउ आपके पास सेकंड स्टेप होगा, ठीक है जी? सेकंड स्टेप में क्या होगा? यही आपके पास राइबोसोम है, ठीक है जी? यही वो राइबोसोम है, यही इसका वो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है, यही इसके पास 2 साइट बने हुए हैं, ठीक है जी? दीज़ आर द 2 साइट्स। द वन इज़ नोन एज़ ए साइट एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज़ पी साइट। ये 2 साइट बने हुए हैं और यहाँ पर इसको कौन मैसेज दे रहा है? ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी? जिसके पास क्या है? जिसके पास आपके कोडॉन्स हैं, ठीक है जी? इन कोडॉन्स को देकर आपका क्या बनाता है? 50s सब यूनिट यहाँ पर चेन बनाता होता है, ठीक है जी? चेन कैसे बना रहा होता है? यहाँ पर वो जो चीज़ थी ना, यहाँ पर जो आ रही थी, दिस वन ये ट्रांसफर आरएनए अब यहाँ पर आएगा, ठीक है जी? ए साइट पर आएगा। कैसे आता है? ए साइट पर आया और यहाँ बैठ गया। ठीक है जी, ये वो ए साइट है। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर अपने साथ क्या लेके आया था ये? अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आया था ना, वो अमीनो एसिड इसके पास है, ठीक है? वो अमीनो एसिड इसके पास अभी पड़ा हुआ है। अब ये क्या है? दूसरी तरफ पी वाली साइड है। पी वाली साइड पे क्या था? पी वाली साइड पे यहाँ पर वो चेन पड़ी हुई थी जिसने अभी इसके साथ मिलना है। और इस चेन के साथ ऑलरेडी ऑलरेडी कुछ ना कुछ
अमीनो एसिड का चेन बना हुआ है ऑलरेडी। अब ये क्या करेगा, देखिए आपका ये पट्टी नहीं होती, पट्टी जिस तरह एक वो होता है, ये एयरपोर्ट्स में जिस तरह वो पट्टी चलती रहती है और सामान लेके आती रहती है, फिर घूम के दोबारा वो पट्टी आती है, गोल गोल चक्कर खाती रहती है और लोग अपने बैग उठाते जाते हैं। उसी तरह ये पट्टी आगे चलती जाती है, ठीक है। अब ये कोडोन आपके पास आगे जा रहे हैं ना, दिस कोडोन्स, ये मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन्स है, इस तरह आगे मूव होते जाते हैं। तो मूव होते होते जाते ये क्या करते हैं, इसने आके मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, सॉरी ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया, अपने साथ अमीनो एसिड को लेके आया। ये अमीनो एसिड यहाँ पर रह गया, ठीक है जी। अब ये वाला जो है ना, ये वाला ट्रांसफर आरएनए, इसने बाहर जाना है, इसने क्या करना है, इसने बाहर जाना है। तो ये अपना वाला जो वो लिंक है, वो इस लिंक को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यू पड़ा हुआ है, ये ओल्ड वाला आ जाएगा और इस न्यू के साथ मिल जाएगा, ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे है कि अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास इंडिविजुअल न्यू अमीनो एसिड था, ये ओल्ड चेन थी, ये ओल्ड इसके साथ मिल गई, तो ये क्या बन गई, ये एक नया आपके पास प्रोटीन चेन बन गया, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए था, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, इट विल कम आउटसाइड। और आउटसाइड से मुराद ये है कि ये घूमकर फिर दोबारा आपके पास एक नया अमीनो एसिड लेके आएगा, ठीक है जी। इस तरह यहां से घूमकर एक नया अमीनो एसिड बनकर फिर यहाँ पर आएगा, लेकर यहाँ आएगा। और ये वाला जो चेन था, ये उठकर कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है जी। मैं जरा इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ थर्ड स्टेप को, ठीक है जी। दिस वन इज द थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया कि ये आपके पास बड़ा लार्जर सब यूनिट है, ये आपके पास स्मॉलर सब यूनिट है। स्मॉलर सब यूनिट पे क्या हो रहा है वो हम नहीं बनाते, ठीक है, बस हमें उसकी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हम हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास कोडॉन्स है, ठीक है। और उन कोडॉन्स को देखकर हमने क्या करना है, इन कोडॉन्स को देखकर हमने काम करना है, ठीक है। दूसरी तरफ ऊपर से क्या हो रहा है 50 सब यूनिट में, कि आपको मैंने कहा कि ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है, ये बाहर निकल जाएगा और वो ये चेन दूसरी पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये वो आपके पास एरिया है जिसको आप ए एरिया बोलते हैं। अब पी एरिया खाली हो जाएगा, ठीक है। और ए एरिया पे क्या हो जाएगा, ए एरिया पे ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, एक ट्रांसफर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए और उसके साथ ये नया वाला क्या, नया वाला अमीनो एसिड। ये नए वाले अमीनो एसिड के साथ अब किसने अटैच होना है, अब किसने अटैच होना है, इसके साथ ये पुराने वाले चेन ने अटैच होना है, ठीक है। तो ये वो पुराना चेन था जो कि अटैच हो गया। अब आपके पास ये एक क्या हो गया, एलोंगेशन होगी ना चेन की, चेन की क्या होगी, एलोंगेशन होगी। पी साइड और ए साइड ने मिलकर क्या किया, इस चेन को एलोंगेट कर दिया। अब ये पी साइड खाली है क्योंकि इसका ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया है, वो बाहर निकल गया है, वो ये है, ठीक है। वो सेल से बाहर निकल गया, अब इसमें रिसाइकल होना है, तो इसको रिसाइकल होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर आगे लिए पी साइड तो खाली है, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफर हो जाएगी इस जगह पे, इस खाली जगह पे, और ये फिर ए साइड खाली रह जाएगी। अब ए साइड पे यही ट्रांसफर आरएनए घूमकर दोबारा आने के लिए तैयार है। बात समझ आ रही है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, आपका ट्रांसफर आरएनए बाहर आ गया और इस चेन ने मिला लिया न्यू चेन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, यही आपके पास राइबोसोमल आरएनए है, सॉरी राइबोसोम है, ठीक है जी। और इस में क्या हो रहा है, आपके पास दो साइड्स हैं, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, दो साइड्स हैं। अब मैंने यहां पर क्या कहा था कि आपके पास पी साइड खाली है ना, पी साइड खाली है और ए साइड पे ये चेन पड़ी हुई है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये ए साइड से चीज शिफ्ट होकर पी साइड पे आ जाएगी। चेन जो है ए साइड से शिफ्ट होकर पी साइड पे आ जाएगी, तो ये पी साइड पे आ गई आपकी क्या चीज, ऑलरेडी जो एलोंगेट हुई हुई चेन है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये कौन सी जगह खाली है, कौन सी जगह खाली होगी, ये चेन बन गई है ना, ये चेन क्या होगी, एलोंगेट हो गई। अमीनो एसिड्स का चेन है, ये एलोंगेट हो गया, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर ए साइड खाली हो गई, जिस तरह आपको शुरू में याद है स्टेप नंबर 1 में क्या था, यहाँ पर चेन थी पी साइड पे और ए साइड खाली थी। ए साइड जब खाली थी तो आपके पास पीछे से कौन अमीनो एसिड लेके आया, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके अपने साथ आया और ए साइड पे आ गया, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप में भी ऐसे ही है कि ये ए साइड दोबारा खाली हो गई, तो एक और ट्रांसफर आरएनए अपने साथ एक और अमीनो एसिड लेकर दोबारा यहाँ पे आएगा और इस तरह ये ट्रांसफर आरएनए आता जाएगा, इधर ऐड करता जाएगा और फिर ये जगह खाली होगी और ये चार स्टेप दोबारा दोबारा होते जाएंगे, ठीक है जी। देखें चीज बड़ी आसानी है। आप इससे पहले कि आप खुद कहें कि मुझे रिवाइज करा दो, मैं आपको रिवाइज कराता हूं, बताते खुद, ठीक है। देखें शुरू में आपके पास पहले स्टेप में क्या था, आपका एक राइबोसोम था, ठीक है जी। दिस वाज द राइबोसोम। ये ग्रीन कलर का जो भी चीज नजर आ रहा है आपको, ये राइबोसोम है। इसके अंदर दो सब यूनिट्स थे, एक ये ऊपर वाला बिगर सब यूनिट विच इज कॉल्ड 50s सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट विच इज कॉल्ड एज 30s सब यूनिट। अब 50s सब यूनिट क्या करता है, ये प्रोटीन की चेन बनाता है, और जो 30s सब यूनिट है ये सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर आरएनए को क्या करता है, अटैचमेंट करता है इसकी। अब मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, अपने साथ लेके आया कोडॉन, ठीक है जी। ये कोडॉन क्या है, ये ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में वो इंफॉर्मेशन है जो ये अपने साथ लेके आता है और 50s को बताता है कि तुमने इस तरतीब से अमीनो एसिड का चेन बनाना है। ये कौन बताता है, ये आपके पास ये चीज जो है ना कोडॉन, ये चीज बताती है, ठीक है। अब कोडॉन ने मैसेज दे दिया, उस मैसेज के मुताबिक क्या करता है आपका पी साइट, वो क्या करता है, वो नेक्स्ट स्टेप में ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये पहले स्टेप में आता है और ए साइट पे बैठ जाता है। पहले स्टेप में ट्रांसफर आरएनए आया और ए साइट पे बैठ गया, अपने साथ क्या लेके आया, अमीनो एसिड का एक मॉलिक्यूल लेके आया। अब ये अमीनो एसिड वाला मॉलिक्यूल साथ लेकर कहां पर बैठा हुआ है, ए साइट पर बैठा हुआ है। ए साइट पे अब ये चीज बैठी हुई है, आपने क्या करना है, इस अमीनो एसिड को इस अमीनो एसिड के साथ चेन करना है, पेप्टाइड लिंकेज करानी है कि ताकि ये दोनों अटैच हो जाए आपस में। तो आप क्या करते हैं, आप थर्ड स्टेप में जाते हैं। थर्ड स्टेप में ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल आया।
थर्ड स्टेप में ये बाहर निकल आया और बाहर निकलकर इस जगह को खाली कर दिया। ये साइड खाली हो गई, पी साइड खाली हो गई। पहले ए साइड खाली थी वहां पर, यहां पर पी साइड खाली हुई और इसने जिस चेन को पकड़ा हुआ था वो चेन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई किस जगह पर, जो न्यू अमीनो एसिड है उसके साथ शिफ्ट हो गई। तो ओल्ड के साथ न्यू मिला तो चेन क्या होगी, एलोंगेट होगी। अब ये पी साइड तो खाली है ना, तो इस ट्रांसफर आरएनए ने क्या कर दिया, इस ट्रांसफर आरएनए ने खुद को इस जगह पे शिफ्ट कर दिया इन द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में ट्रांसफर आरएनए ने अपने आप को ए साइड से शिफ्ट कर दिया पी साइड पर। ये ए साइड पे था, अब इसने अपने आप को क्या कर दिया, पी साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब ये पी साइड पर शिफ्ट हो गया तो इसके साथ चेन भी आ गई। अब ये वाली जगह खाली है, इस जगह पर दोबारा एक ट्रांसफर आरएनए आ सकता है और अपने साथ ट्रांसफर आरएनए दूसरा भी लेके आ सकता है। इसी तरह काम होता जाता है, एक तरफ से ट्रांसफर आरएनए निकलता है, दूसरी तरफ से ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, एक तरफ से निकलता है, दूसरी तरफ से आता है। ये आपके पास इसी तरह ये सर्कल में चलता है, नए नए अमीनो एसिड्स ऐड होते जाते हैं और ये चेन लंबी होती जाती है, हत्ता के चेन लंबी होती जाती है, हत्ता के आपके पास एक स्टॉप कोडोन आ जाए। स्टॉप कोडोन जानते होंगे, ये आपके पास एक ऐसा कोडोन होता है जो कि कहता है कि बस यहीं पर स्टॉप हो जाओ। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन। ये स्टॉप कोडोन एक स्पेसिफिक वो होता है, न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन को आने जैसे ये आ जाता है, बस यहाँ पर मजीद चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। जितना 1 2 3 4 5 जितने अमीनो एसिड्स अटैच हुए हैं बस इतने ही अटैच रहेंगे और बस प्रोटीन बन गया। ये आपके पास स्टॉप हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। फिर आप दो किस्म के सिंथेसिस इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उनमें आपके पास एक वो आता है जो कि आपके पास 30s इनहिबिटर्स हो गए और 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स होंगे, ठीक है जी। 30s सब यूनिट आपने देखा था ना, विच वाज द स्मॉलर और द लार्जर वन। 30s सब यूनिट आपके पास स्मॉलर था कि लार्जर था? 30s सब यूनिट आपके पास स्मॉलर सब यूनिट था। तो 30s सब यूनिट इनहिबिटर्स आपके पास एक क्लास ऑफ ड्रग होगी, एक टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। और जो 50s सब यूनिट के साथ अटैच होकर इनहिबिशन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स, ठीक है जी। ये आपके पास दो किस्म के इनहिबिटर्स आ गए। अब वो ड्रग्स जो कि 50 सब यूनिट्स के साथ अटैच होंगे उनको हम 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स बोलेंगे, जो कि 50s को ब्लॉक करते हो उनको हम 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स बोलेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस दोनों तरीकों से होती है, सॉरी दोनों सब यूनिट्स की मदद से होती है। तो या आप स्मॉलर सब यूनिट को ब्लॉक कर दो या लार्जर सब यूनिट को ब्लॉक कर दो, दोनों के जरिए आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो हम ड्रग्स पढ़ेंगे उस ड्रग्स में हम वो वाली ड्रग्स पढ़ेंगे विच आर 30s सब यूनिट इनहिबिटर्स। ठीक है जी। इनमें आपके पास कौन सी ड्रग्स आती है? मेरे कहने का 30s सब यूनिट इनहिबिटर्स को सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आता है कि दीज आर द ड्रग्स which bind to what? Which binds to what? Which binds to 30s subunit। ठीक है जी। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आपके पास जो 50s सब यूनिट को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती हैं उनमें आपके पास सबसे पहली आती है जी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है जी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कैसे काम करती हैं, हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना है। ठीक है जी। आपने प्रोटीन सिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं इससे पहले पहले पढ़ लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं, ताकि आपको पता हो कि हम अगर ये ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ये ब्लॉक कहाँ पे वाक़ई है। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके पास बाइंड करते हैं। ठीक है जी। दीज अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आर द एंटीबायोटिक्स व्हिच बाइंड्स टू व्हाट, इट बाइंड्स टू एन एरिया, बाइंड्स टू, दिस इज द ड्रग व्हिच बाइंड्स टू एन एरिया व्हिच इज क्लोज्ड। ठीक है जी। मतलब क्लोज है किसको, एक डिकोडिंग एरिया होता है 30। ठीक है जी। इट बाइंड्स टू एन एरिया एडजेसेंट टू डिकोडिंग एरिया। एक डिकोडिंग एरिया होता है जहां पर कोड आकर डिकोड होता है। ठीक है जी। अब आपको, मुझे नहीं पता आपको डिकोडिंग और कोडिंग का मामला, मुझे वाली बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये आपके पास एक डिकोडिंग एरिया के करीब ही क्या हो जाते हैं, वहां पर बाइंड हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये डिकोडिंग एरिया कहां पर होता है, इन 30s सब यूनिट। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि 30s सब यूनिट पे एक एरिया होता है जिसको आप डिकोडिंग एरिया बोलते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बना के दिया, ये आपका वो है, ये आपका राइबोसोम है। ठीक है जी। दिस इज द राइबोसोम लार्जर पार्ट एंड दिस इज द राइबोसोम स्मॉलर पार्ट। तो इस स्मॉलर पार्ट पे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डिकोडिंग एरिया पड़ा होता है। ठीक है जी। ये आपके पास जो डिकोडिंग एरिया होता है, इधर आपके पास आता है आपका ये वाला ड्रग। कौन सा वाला ड्रग? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स आते हैं और यहाँ पर बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर बाइंड होंगे तो इसकी डिकोडिंग को स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। पहले स्टेप में ये बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पर ड्रग ने बाइंड हो गया इस डिकोडिंग एरिया पे। इस डिकोडिंग एरिया पर जहां पर बाइंड होकर वो क्या करता है, इंटरफियर करता है। इट इंटरफेयर्स विद द इनिशिएशन। मतलब आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो इनिशिएशन है या प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा, जब आपके ये कोड को हम डिकोड करेंगे ना, तब आपका आगे मामला मामला चलेगा, प्रोसेस चलेगा। ये उस डिकोडिंग में इंटरफेयर करता है। जब इसकी इंटरफेयरिंग वाली प्रॉपर्टी आती है तो ये इंटरफेयर करके विद इनिशिएशन, उसकी जो इनिशिएशन है उसको लेट कर उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है जी। इट इंटरफेयर्स विद इनिशिएशन। ठीक है जी। और इनिशिएशन को के साथ इंटरफेयर करके ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करता है। ठीक है जी। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन का मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस आगे स्टार्ट ही नहीं होता, इनिशिएशन ही नहीं होती इस प्रोसेस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन भी हो जाएगी। इसके साथ-साथ ये एक और काम भी करता है। इसके साथ ये एक और काम ये करता है कि एक तो इनिशिएशन को होने नहीं देता। अगर इनिशिएशन हो भी जाए, थोड़ी कम बहुत करके हो भी जाए, तो फिर क्या करता है, ये मिस रीडिंग करता है। इसने क्या कर डिकोडिंग एरिया ने क्या करना है, डिकोड करना है ना।
आगे इंफॉर्मेशन देनी है 50 सब यूनिट को, तो ये ऐसे डिकोड करता है, इस डिकोडिंग एरिया के साथ मिलकर मैसेंजर आरएनए की ऐसी डिकोडिंग करता है कि उसको गलत गलत रीडिंग देता है 50 यूनिट को, तो मिस रीडिंग हो जाती है, ठीक है जी। और मिस रीडिंग लीड्स टू प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन एंड मिस रीडिंग ऑफ कोडॉन्स। इन दोनों के जरिए से क्या हो जाता है कि आपका जो प्रोटीन बनता है, आगे जो नया प्रोटीन बनता है, वो नया प्रोटीन ठीक नहीं बनता। आइदर दो चांसेस होते हैं। एक चांसेस ये है कि नंबर वन चांस इज कि आपका जो प्रोटीन बने वो नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन हो, मतलब प्रोटीन बनाना है आपने, आपने प्रोटीन बनाना स्टॉप कर दिया या उस प्रोटीन की बनावट में मिस रीडिंग कर दी, तो आपका एक बात तो ये है कि प्रोटीन बने ही ना, अगर बने तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बने, ठीक है जी। और अगर प्रोटीन फंक्शनल ना बने, शुरू में ही बंद हो जाए, तो हम कहते हैं जी प्री मेच्योर, प्री मेच्योर क्या होगी, टर्मिनेशन होगी, किस चीज की, प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आइदर इट विल कॉज प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और आइदर इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स बट दैट प्रोटीन्स विल बी नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन्स, ठीक है जी। अब आपको ये चाहिए, ये दोनों सिचुएशंस आपको नहीं चाहिए। आपको प्रोटीन नॉन फंक्शनिंग नहीं चाहिए, प्रोटीन आपको फंक्शनिंग प्रोटीन्स चाहिए और आपको टर्मिनेशन भी नहीं चाहिए। यू वांट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टू गो ऑन। लेकिन ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल है, तो आपने उसमें फंक्शनिंग प्रोटीन नहीं बनाने, नॉन फंक्शनिंग प्रोटीन बना देने हैं, प्री मेच्योर टर्मिनेशन कर देनी है और प्रोटीन सिंथेसिस, और इससे आपका प्रोटीन नहीं बनेगा। इन दिस वे अमीनो एसिड्स इज सक्सेसफुल इन रिस्ट्रिक्टिंग द फर्दर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। कैसे एक बैक्टीरिया को ग्रोथ से रोकता है, उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके। किस तरह इनहिबिट करता है, इंटरफियर करता है डिकोडिंग के साथ, डिकोडिंग एरिया पर आकर क्या करता है, बाइंड कर जाता है और बाइंड होने के साथ के बाद उसकी इनिशिएशन को रोक देता है, इनिशिएशन को भी रोक देता है, साथ साथ मिस रीडिंग भी करता है कोडॉन्स की। इन दोनों चीजों की वजह से आपका जो कोड है वो प्रॉपर्ली डिकोड नहीं होता और जो प्रोटीन है या वो बनता ही नहीं है, और अगर बन भी जाए तो वो खराब बनता है, ठीक है जी। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी ड्रग्स हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में जो ड्रग्स आती हैं वो आपके पास कौन सी, आपने सुनी भी होगी, ठीक है जी। आपने ये सुना भी होगा, हम समझते हैं कि ये मैक्रोलाइड में आती हैं, लेकिन क्योंकि इसका नाम जो है वो मैक्रोलाइड से थोड़ा-थोड़ा मिलता है। इसमें कौन-सी ड्रग आती है? इसमें आपके पास आती है जी नियोमाइसिन, नियोमाइसिन, ठीक है जी। ये एज़िथ्रोमाइसिन वाली कैटेगरी नहीं है, अच्छा? एज़िथ्रोमाइसिन की जो कैटेगरी है वो अलग है, ये दूसरी कैटेगरी है, इसमें वैसे ही ये माइसिन माइसिन आता है। नियोमाइसिन हो गई आपके पास, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जेंटामाइसिन आ गई, ये आपके पास क्या है? ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स है। इसके अलावा आपके पास आ गई जी टोब्रामाइसिन, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आ गई जी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है जी। और इसके अलावा आपके पास आती है जी एमिकासिन, एमिकासिन, ठीक है जी। ये सारी आपके पास मैक्रोलाइड नहीं है, ये एजिथ्रोमाइसिन वाली ड्रग नहीं है, अच्छा। माइसिन माइसिन से धोखा नहीं खाना आपने। ये आपके पास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये आपके पास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कहां पर बाइंड होते हैं, 30s सब यूनिट के साथ बाइंड होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, 30s सब यूनिट इनहिबिटर्स ड्रग्स कहते हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का ये ड्रग्स होती हैं। और इसके अलावा आपने अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में क्या पढ़नी है जी, इसके अलावा आपने पढ़ने हैं जी एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है जी। तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप ये लेते हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स लेते हैं, तो उन बंदों में क्या हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मींस डैमेज टू द किडनी हो सकता है, और ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स आपके पास 30s सब यूनिट के साथ बाइंड होने वाले पहले ड्रग आ गई, ठीक है जी। अब इसमें दो और ड्रग आती है, बेसिकली ये एक ही ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है जी। लेकिन ये अपना ग्लाइकोसाइक्लिन्स इसी के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों को हम इस वजह से एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस टेट्रासाइक्लिन का या ग्लाइकोसाइक्लिन का क्या है, देखें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि आपके पास ये जो टेट्रासाइक्लिन है या ग्लाइकोसाइक्लिन है, ये बाइंड होता है किसके साथ, दीज ड्रग्स बाइंड टू 30s सब यूनिट, 30s सब यूनिट के साथ बाइंड होता है, ठीक है जी। बाइंड होने के बाद क्या हो जाता है कि ये इनहिबिट करता है क्या, किस चीज को, ट्रांसफर आरएनए की एंट्री को। आफ्टर बाइंडिंग टू 30s सब यूनिट, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट द एंट्री ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए की एंट्री को रोक देता है। जब ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, किसको, ट्रांसफर आरएनए कहां पर आता है, ट्रांसफर आरएनए आता है, इट इनहिबिट्स द एंट्री ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू व्हाट, टू द मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। आपको पता है ना, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम ऑलरेडी वहां पर पड़े हुए हैं, ट्रांसफर आरएनए ऊपर से आकर यहां पर मिलता है, तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के पास किसने आना है, ट्रांसफर आरएनए ने आना है। तो ये टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये उस ट्रांसफर आरएनए को ऊपर से आकर ए साइट पर बाइंड ही नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन बजाते खुद आपके पास कहां पर अटैच हुआ होता है, ये आपके पास 30s सब यूनिट के साथ अटैच होता है, ठीक है जी। इसका काम क्या होता है कि ये आपके पास 30s सब यूनिट पर बाइंड होता है, ट्रांसफर आरएनए की एंट्री को रोक देता है। अगर ट्रांसफर आरएनए नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास, अल्टीमेटली आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी। बिकॉज ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स लेके आता है। अगर ट्रांसफर आरएनए नहीं आ रहा और राइबोसोम के अंदर नहीं दाखिल हो रहा, तो क्या अमीनो एसिड आ सकता है अंदर राइबोसोम के अंदर, अमीनो एसिड भी नहीं आएगा। और अमीनो एसिड नहीं आएगा तो क्या प्रोटीन चेन बन सकती है, प्रोटीन चेन भी नहीं बनेगी। सो दिस इज हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड, ठीक है जी। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इस तरह इनहिबिट हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपका
वो है, ठीक है जी, 50 सब यूनिट है, ये आपके पास आपका 30s सब यूनिट है। ये जो ड्रग होती है ना आपके पास टेट्रासाइक्लिन, दिस इज द ड्रग। ये टेट्रासाइक्लिन आती है और बाइंड कहां पे होती है? 50 सब यूनिट एस 50s सब यूनिट के साथ। लेकिन यहां पर आपके पास क्या पड़ा होता है? मैसेंजर आरएनए पड़ा होता है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? 50s और सब यूनिट है, 50s सब यूनिट है। तो ये इस कॉम्प्लेक्स यहां पर अपना मैसेंजर आरएनए और यहां पर जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है, इस इन दोनों का कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ट्रांसफर आरएनए को कंबाइन करके क्या बनाता है? चेन बनाता है ना, ऐसे ही होता है कि राइबोसोमल आरएनए और जो 50s सब यूनिट है, ये दोनों क्या करते हैं? आपके पास चेन बनाते हैं। तो ये आपके पास जो ड्रग है टेट्रा, ठीक है जी, ये आपके पास बाइंड होती है 50 सब यूनिट के साथ, लेकिन ये क्या करता है? ऊपर से आने वाले ट्रांसफर आरएनए की एंट्री को यहाँ पर नहीं आने देता। तो यहाँ पर जब एंट्री नहीं होगी ट्रांसफर आरएनए के, तो ये एडिशनल अमीनो एसिड कहां से आएंगे? एडिशनल अमीनो एसिड नहीं होंगे तो चेन कैसे बनेगी? एंड अल्टीमेटली देयर विल बी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन। प्रोटीन भी नहीं बनेगा तो आपका सेल ग्रो किस तरह करेगा? एंड सेल विल अल्टीमेटली डाई। ठीक है जी, ये आपके पास टेट्रासाइक्लिन का और ग्लाइकोसाइक्लिन्स का क्या है जी? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है जी, अब आपने ये पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम इसके ड्रग्स पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ड्रग्स इन द टेट्रासाइक्लिन्स इंक्लूड व्हाट? कौन सी ड्रग आती है जी? इसमें आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन आती है। ठीक है जी, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास आती है जी मिनोसाइक्लिन, माइनो या मिनोसाइक्लिन। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास आती है जी टेट्रासाइक्लिन बजाते खुद, ये भी कमर्शियली अवेलेबल होती है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, दीज आर ऑल द टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स। ठीक है जी, और इसके अलावा आपके पास इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने से पहले ये आपके पास क्या है जी? ये आपके पास अपना ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स इसके सिर्फ ये जाने कि आपकी बॉडी में जो जीआई सिस्टम है, ठीक है जी, जीआईटी का निजाम है, उसके एबनॉर्मेलिटीज कर सकता है। ठीक है जी, वो आपको पता है क्या हो सकती है? वो आपको ये पता है कि जीआईटी में नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये चीजें होती हैं, डायरिया होता है, तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें कर सकता है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? इसके अलावा ये अपना आपको फोटो सेंसिटिविटी कर सकता है। फोटो सेंसिटिविटी मतलब आप धूप में नहीं खड़े हो सकते, आपकी बॉडी को फिर धूप बुरी लगती है, बॉडी पे रैशेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फोटो सेंसिटिविटी कुड बी हियर। फिर आपके पास इसके अलावा आती है जी हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी की भी वजह है क्योंकि ये ड्रग जो होती है, ये डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये आपके पास जाती है और लिवर में मेटाबोलाइज होती है। तो ये कभी कभार लिवर में मेटाबोलाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है? वहां पर आपकी लिवर को इन्फ्लेम कर देता है, एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस कर सकता है। ठीक है जी, हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है। इसके अलावा कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, और वो ये है कि जो लोग टेट्रासाइक्लिन खाते हैं, वो टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ मिल जाता है, कैल्शियम के साथ ये बड़ी स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। तो आपकी टीथ में, आपकी जो दांत है, दांत में कैल्शियम है कि नहीं है? दांत में कैल्शियम है ना, तो ये दांतों में जो कैल्शियम है उसके साथ अटैच होकर क्या करता है? येलोविंग करता है। किस चीज की? येलोविंग ऑफ टीथ, टीथ की येलोविंग करता है। ठीक है जी, टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करने वाले पेशेंट जो होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं, येलोविंग कलरेशन हो जाती है। ठीक है, उसकी रस्टी कलर हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा आपको ये कैल्शियम कहाँ पे मिलेगा? कैल्शियम आपको आपकी हड्डियों में मिलेगा। तो और हड्डियों की ग्रोथ होती है कैल्शियम से, तो कैल्शियम अगर वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास इनहिबिशन हो जाएगी बोन ग्रोथ की। ठीक है जी, तो छोटों में हम इस वजह से नहीं देते, बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ बोन ग्रोथ। ठीक है जी, और इसकी वजह ये है कि आपका जो टेट्रासाइक्लिन है, ये आपके पास कैल्शियम के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास सारी कहानी है टेट्रासाइक्लिन की। एडवर्स इफेक्ट्स आपने पढ़े, ड्रग्स भी आपने पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपने पढ़ा। टेट्रासाइक्लिन आपको सारा सारा समझ आया? जितना मैंने समझाया टेट्रासाइक्लिन, उतना समझ आया आपको टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स डेरिवेटिव अपना ग्लाइकोसाइक्लिन? यहां तक समझ आया आपको जी? चलिए जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमने जो क्या कर लिया, हमने 30s सब यूनिट के साथ बाइंड होने वाले ड्रग्स पढ़ लिए। ठीक है, आपने देखा ना, आपको मैंने शुरू में कहा कि अगर आपके पास ये आपका एक राइबोसोम है, ठीक है जी, इफ दिस इज द राइबोसोम, और इस राइबोसोम के पास ये दो आपके पास सब यूनिट्स हैं, तो इस सब यूनिट को आप कौन सा सब यूनिट कहते हैं? 50s, और इसको क्या कहते हैं? 30s। तो वो ड्रग्स जो कि 50 के साथ बाइंड होती है, उसको आप 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स बोलते हैं, और वो ड्रग्स जो कि 30 के साथ कंबाइन हो रही थी, उसको आप क्या कह रहे थे? 30s सब यूनिट इनहिबिटर्स। ठीक है जी, इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें अभी अभी आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने सबसे पहले पढ़े अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स पढ़े, और इसमें दूसरी कौन सी ड्रग आपने पढ़ी? टेट्रा साइक्लिन्स पढ़ी। ठीक है जी, अब आप किस पे जा रहे हैं? अब आप 50s सब यूनिट के इनहिबिटर्स पर जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ड्रग्स व्हिच बाइंड्स टू द 50s, जिनको आप इस वजह से 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास अभी हम पढ़ेंगे। अब 50s सब यूनिट आपके पास क्या करता है? ये आपकी मोस्टली जो वो है, ये ट्रांसफर आरएनए की जो चेन होती है, चेन बनाने का काम करता है। ठीक है, चेन बनता है, यहाँ पर एक पी साइड होता है और एक आपके पास ए साइड होता है। ए साइड से ट्रांसफर आरएनए चेंज होकर टी पे जाता है, सॉरी पी पे जाता है, फिर पी से चेन तब्दील होकर दोबारा ए पे आ जाती है। इसी तरह ये ट्रांसफर आरएनए और चेन तब्दील होती रहती है। ठीक है जी, अब 50s सब यूनिट के जो ड्रग्स हैं, उनसे मुराद ये हैं कि ये वो ड्रग्स हैं which binds to what? Which binds to the 50s सब यूनिट। ऐसा ही है ना? ठीक है जी, अब इसमें कौन सी ड्रग आती है? इसमें आपके पास सबसे जो नंबर वन ड्रग आती है, ठीक है जी, वो आपके पास आती है जी आपकी अपनी एम्फेनिकोल। ठीक है जी, एम्फेनिकोल, द नंबर वन ड्रग विल बी एम्फेनिकोल।
एम्फेनिकोल, ठीक है जी। अब एम्फेनिकोल क्या है, जैसे मैंने कहा कि एम्फेनिकोल बाइंड होगी किस जगह पर, एम्फेनिकोल विल वर्क बाय बाइंडिंग टू द 50s सब यूनिट, ठीक है जी। 50s सब यूनिट पर अभी आपको मैं जरा चीज ड्रॉ करता हूं, दोबारा वही चीज ड्रॉ करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 50 सब यूनिट है, ठीक है। 30s को रहने दे, वो छोटा सा बनाते हैं। अब आपके पास 50 सब यूनिट पर ये क्या है, ये आपके पास दो साइट्स हैं, ठीक है। दिस वन इज नोन एज अमाइनो एसाइल एसिड साइट है, पता नहीं क्या नाम है इसका, और इसका कुछ पी से नाम आता है, ठीक है जी। तो ये वो पी साइट है, ये आपके पास ए साइट है। अब आपके पास ये दोनों साइट्स हैं, इससे मैसेंजर, इससे ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाता है, ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर जो पड़ा हुआ चेन होता है वो क्या करता है, वो चेन ट्रांसफर होकर फिर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है जी, ऐसे बन जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक नए ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाती है, फिर वो ट्रांसफर आरएनए यहाँ आ जाता है। ऐसे ही कुछ प्रोसेस मैंने पीछे आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि आपके पास एक यहाँ पर एक साइट होता है, ठीक है, देयर इज अ साइट, पी साइट पे ए साइट के इनके दरमियान यहाँ पर एक साइट होती है, जिसको आप क्या, कौन सा साइट बोलते हैं, यू कॉल दैट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर। कौन सा सेंटर, कौन सा सेंटर जी, पेप्टिडिल, इसको आप क्या कहते हैं, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर बोलते हैं, ठीक है जी। ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर ही है जो कि आपके इस चेन को ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है जी। अब आपका जो एम्फेनिकोल है ये वर्क करता है बाइंडिंग टू द 50s सब यूनिट, और वहां पर जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर है उस जगह की ब्लॉकेज करवाता है, जो कि आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स को बना रहा था इस चेन्स के दरमियान, ठीक है। इस चेन्स के दरमियान जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये पेप्टिडिल बॉन्ड है, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर आपके पास क्या कर रहा था, इस दोनों अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड चेन बना रहा था। अब आपने क्या कर दिया, इस पेप्टाइड ट्रांसफरेज को एम्फेनिकोल एम्फेनिकोल के जरिए आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है जी। आपने एम्फेनिकोल ली, एम्फेनिकोल ने क्या कर दिया, इस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर को ब्लॉक कर दिया। अब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर नहीं होगा तो क्या आपके पास एक अमीनो एसिड है, उसके साथ दूसरा अमीनो एसिड इस तरह अटैच हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बीच में जो आपके पास जो बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड, वो बनाने वाला बंदा ही गायब हो गया, तो आपके पास दो अमीनो एसिड्स आपस में अटैच नहीं हो सकते। जब आपके पास पेप्टाइड चेन नहीं बनेगा, ओल्ड और न्यू अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्ड नहीं करेंगे, तो चेन कैसे बनेगी, चेन भी नहीं बनेगी, और आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी आपके पास आगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस आपने करनी थी उसकी भी क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है जी। प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन कैसे हुई, यहां पर पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर था जो कि इन सेंटर्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म कर रहा था, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने वाले पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर को आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब यहां पर देयर विल बी नो, इन दोनों अमीनो एसिड्स के दरमियान देयर विल बी नो पेप्टाइड चेन, देयर विल बी नो पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी। जब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाएगी। ये आपके किसका काम है, एम्फेनिकोल का काम। एम्फेनिकोल के काम में आप सिर्फ ये याद रखें, नंबर 1 स्टेप में आप याद रखें कि ये बाइंड करता है किस जगह पर, इट बाइंड्स टू व्हाट, 50s सब यूनिट। नंबर सेकंड पे ये बाइंड करके क्या करता है, ये ब्लॉक करता है किसको, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर। इसके बाद ही क्या करता है, ये इनहिबिशन करता है किस चीज की, पेप्टाइड बॉन्ड्स की, ठीक है जी। जब इनहिबिशन हो जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो फोर्थ स्टेप में आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है जी। ये सारा काम है आपके किसका, एम्फेनिकोल का। एम्फेनिकोल के बारे में इतना ही आपने जानना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है जी। अब इसमें जो ड्रग आती है एम्फेनिकोल में, कौन सी ड्रग पढ़ते हैं आप, एम्फेनिकोल में आपके पास एक ही ड्रग आती है जिसको आप क्लोरएम्फेनिकोल के नाम से जानते हैं, क्लोर एम्फेनिकोल के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये क्लोरएम्फेनिकोल एक ही ड्रग आती है एम्फेनिकोल में, ठीक है जी। अब इसके साथ आपने क्या पढ़ना है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या कहा यह जाता है कि कभी कभार जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर वो ये खा लें क्लोरएम्फेनिकोल, तो उनको क्या हो जाता है, अपना ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। उनका बेबी ग्रे पैदा होता है, इस तरह कुछ है इसका, ठीक है जी। इसके अलावा जो लोग ज्यादा इस्तेमाल कर ले इसको, तो इस्तेमाल के तकरीबन महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी हो सकता है, उनको क्या चीज, उनको ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है जी। तो ए प्लास्टिक एनीमिया एंड ग्रे बेबी सिंड्रोम आर द टू साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्फेनिकोल, ठीक है जी। ये आपके 50s सब यूनिट में, ब्लॉक 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स में पहली ड्रग आ गई, ठीक है जी। अब आपके पास टोटल 2-3 ड्रग्स और रहती हैं, बस फिर हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्लोरम्फेनिकोल या एम्फेनिकोल पढ़ने के बाद उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो गए, और अभी आपके पास दूसरी ड्रग आती है 50s सब यूनिट इनहिबिटर्स में, और वो कौन है जी, मैक्रोलाइड। मैक्रोलाइड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइड के साथ इनके डेरिवेटिव्स भी पढ़ लें, ठीक है। ये मैक्रोलाइड और आपके पास दूसरा इसी की तरह एक ड्रग होती है जिसको हम कीटोलाइड बोलते हैं, इन दोनों का काम एक ही तरह होता है, ठीक है। तो आप इनको एक ही तरह से पढ़ लें, एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर पढ़ लें, ठीक है जी। मैक्रोलाइड्स आपके पास कौन सी होती हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लें जरा। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स आपके पास कहां बाइंड होंगे जी, कहां पर बाइंड होंगे आप बताएं, इट विल बाइंड टू व्हाट, इट विल बाइंड टू 50s सब यूनिट, ठीक है जी। पहली बात ये है कि ये 50s सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि यही वो यहां पर जाकर ये जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर था उसके करीब करीब कहां पर ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब यहां पर आपके वहां पर क्या हो रहा था, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर ही ब्लॉक हो रहा था, यहां पर ये इट बाइंड्स
नियर टू पेप्टिडिल, ठीक है। ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज के साथ नहीं बाइंड हो रहे, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर के नियर बाइंड हो जाते हैं, वहां के करीब बाइंड हो जाते हैं, ठीक है जी। वहां पर ये क्या करते हैं, दे ब्लॉक द पेप्टाइड एग्जिट टनल, ठीक है जी। पेप्टाइड जो एग्जिट हो रहा था ना वहां पर, पेप्टाइड बॉन्ड्स वहां से जो एग्जिट, जो ट्रांसफर आरएनए वहां पर एग्जिट हो रहा था, उसकी एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि दे ब्लॉक द पेप्टाइड, जो आपके पास पेप्टाइड एग्जिट टनल होता है, जहां से उन्होंने बाहर निकलना होता है, उस टनल को ये ब्लॉक, अब ट्रांसफर आरएनए बाहर नहीं निकलेगा। जो आपके पास चेन बनी हुई है अमीनो एसिड्स की, वो एक दूसरे से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ट्रांसफर नहीं होगा तो चेन बढ़ेगा किस तरह। इवेंचुअली आखिर में आपके पास होगा क्या, कि आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इट विल रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्टिंग दिस थिंग विल रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी। मजीद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। उसकी वजह ये होती है कि जो पेप्टाइड एग्जिट टनल होता है, जहां से ये चेन ने निकल कर दूसरी जगह जाना होता है, उस एग्जिट टनल को आप ब्लॉक कर दें। अब यहाँ से जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं चेन्स के दरमियान, अमीनो एसिड्स की चेन जो बनी हुई है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ओल्ड अमीनो एसिड्स न्यू अमीनो एसिड के साथ अटैच कैसे होंगे, अटैच नहीं होंगे ना। जब अटैच नहीं होंगे तो जो चेन होगी उसकी एलोंगेशन कैसी होगी, एलोंगेशन भी नहीं होगी, और एलोंगेशन नहीं होगी, इट विल अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको आप फिर क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स बोलेंगे। और इनहिबिट का मतलब ये होता है कि फर्दर सेल में प्रोटीन नहीं बन रहे और सेल विल अल्टीमेटली डाई, ठीक है जी। ये आपके पास मैक्रोलाइट की कहानी है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को गौर से पढ़ लें। ये आपके पास पेप्टिडल ट्रांसफरेज सेंटर के करीब करीब कहां पर, कहीं पर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर आपकी जो पेप्टिडल एग्जिट टनल है उसको ब्लॉक कर देता है। वहां से जो आपका ट्रांसफर आरएनए बाहर जा रहा था, और वहां पर जो चेन जो थी अमीनो एसिड्स की, वो एक पी साइड से ए साइड की तरफ आ रही थी, उसका एग्जिट बंद हो गया। अब अमीनो एसिड अपनी जगह से हिल नहीं सकती, अमीनो एसिड एलोंगेट नहीं हो सकती, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, ठीक है जी। ये इस इनहिबिशन के बाद सेल मर जाएगा। ये आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑफ द मैक्रोलाइट्स या कीटोलाइट्स, ठीक है जी। इसमें जो आप ड्रग्स पढ़ते हैं वो जरा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने एजोमैक्स का सुना होगा, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन सबसे फेवरेट ड्रग होती है हमारे आसपास के क्वैक्स की। किसी बात पे भी जी, गला खराब, फलाना खराब, ढिंगला खराब, एजिथ्रो, एरिथ्रो, क्लेरिथ्रो, ये सारी दे देते हैं, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन इज द मैक्रोलाइट ड्रग, ठीक है जी। इसके अलावा मैक्रोलाइट्स में आपके पास क्लेरिथ्रोमाइसिन आता है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास आता है जी एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है जी। और एक आपके पास आती है जिसको आप टेलिथ्रोमाइसिन बोलते हैं, टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन आपके पास कीटोलाइट की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। बेसिकली ये सारी बड़ी फैमिली है मैक्रोलाइट्स की, उनके मिलते जुलते हैं डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी टेलिथ्रोमाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोलाइट, नॉट अ मैक्रोलाइट, ठीक है जी। और मैक्रोलाइट की ये तीन है, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। वहां पर भी माइसिन माइसिन था, याद है, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, वो भी आपके पास माइसिन माइसिन था, यहाँ पर भी माइसिन माइसिन है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इन दोनों माइसिन में, ठीक है। मैक्रोलाइट्स के ये माइसिन है और टेलिथ्रोमाइसिन इज अ कीटोलाइट। ये आपके पास ड्रग्स आ गई मैक्रोलाइट्स में, ठीक है जी। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं जी मैक्रोलाइट्स के? एडवर्स इफेक्ट्स ये है कि आपकी जीआईटी के एब्नॉर्मलिटीज कर सकता है, ठीक है जी। जीआईटी एब्नॉर्मलिटीज, जीआईटी एब्नॉर्मलिटीज में आपको पता है क्या होती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वो चीजें आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कानों में रिंगिंग होती है, कानों में घंटियां, जब आपके पास ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा मैक्रोलाइट, तो अक्सर आपको फील होता है कि आपके कानों में घंटियां बज रही हैं, दैट इज कॉल्ड रिंगिंग इन द ईयर, ठीक है जी। ये आपके पास मैक्रोलाइट से हो सकता है। दूसरा, मैक्रोलाइट जब आपके पास ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से गुजर कर जाते हैं, तो कहां पर जाते हैं, अल्टीमेटली इट गोज टू द किडनी, अपना लिवर, और यहाँ लिवर पर इसकी क्या होती है, इसकी मेटाबोलाइजेशन होती है। तो इसकी मेटाबोलाइजेशन थोड़ी सी टॉक्सिक हो जाती है, तो इट कैन कॉज हेपेटाइटिस। मैक्रोलाइट्स कैन, ओवर यूज ऑफ मैक्रोलाइट्स कैन कॉज हेपेटाइटिस, ठीक है जी। और जो हेपेटाइटिस वाला मामला है, ये इन सारे मैक्रोलाइट्स में फिर एरिथ्रोमाइसिन के साथ सबसे ज्यादा कॉमन है। तो आप हेपेटाइटिस के साथ लिख लें कि हेपेटाइटिस मोस्टली आपकी एरिथ्रोमाइसिन की यूजेस के साथ हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स आ गई और ड्रग्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द मैक्रोलाइट्स, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आया, यहां तक आपको समझ आया, यहां तक मैक्रोलाइट्स आपको समझ आ गए। आगे चलें जी, चलें जी, वेरी गुड। आगे बस सिर्फ एक ही ड्रग रहती है, ठीक है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, फिर आपके पास अभी आते हैं, मैक्रोलाइट भी पढ़ लिया, मैक्रोलाइट के साथ साथ आपने वो क्या शुरू में एम्फेनिकोल भी पढ़ लिया। मैक्रोलाइट, एम्फेनिकोल, इन दोनों के पढ़ने के बाद आपके पास आते हैं जी लिंकोसमाइड्स। द थर्ड वन इज लिनकोसमाइड, सोमाइड, लिनकोसमाइड, ठीक है जी। लिनकोसमाइड, या आपके पास दूसरे हैं, ये भी इन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं। इनको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड लिनकोसमाइड्स आर द ड्रग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। देखें इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझें। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिनकोसमाइड्स स्पेसिफिकली और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स ये है कि ये कहां पर बाइंड होंगे, आप बताएं कहां पर बाइंड होंगे। इट विल बाइंड टू व्हाट, इट विल बाइंड टू व्हाट, कौन सा वाला, 50 या 30? इट विल बाइंड टू 50 ना, इट विल बाइंड टू 50 सब यूनिट, ठीक है जी, जी जी। तो 50 एस यूनिट के साथ ये बाइंड होता है। वहां पर स्पेसिफिकली कहां पर बाइंड होता है, वहां पर ये स्पेसिफिकली बाइंड होता है जो आपका पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर था,
ट्रांसफरेज सेंटर था, वहीं पर बाइंड होगा, ठीक है जी। वहीं पर ये भी बाइंड हो रहा है, अमाइनो ये अपना एम्फेनिकोल भी वहां पर बाइंड हो रहा था, और ये लिंकोसामाइड भी यहाँ पर ही बाइंड होगा, कहां पर, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज सेंटर पे ब्लॉक होगा। लेकिन इनकी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा पोजीशन में फर्क होता है। इस वजह से वहां पर जो एम्फेनिकोल था वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की स्पेसिफिकली वहां पर जो वो थी वो नहीं होने दे रहा था, बॉन्ड्स का जो बनावट थी वो नहीं होने दे रहा था। और यहाँ पर भी पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर ही ब्लॉक हुआ है, यहाँ पर भी तकरीबन तकरीबन वही काम होता है जी। तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर पर ये लिंकोसामाइड या स्ट्रेप्टोग्रामिन्स बाइंड होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एलोंगेशन ऑफ द पेप्टाइड चेंज, ठीक है जी। तो इट विल व्हाट, इट विल अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्ट द एलोंगेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज एलोंगेशन जो हो रही थी वो पेप्टाइड बॉन्ड से हो रही थी, और पेप्टाइड बॉन्ड्स कहां पर बन रहे थे, पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर पे बन रहे थे। अब अगर पेप्टाइड, हेलो जी जी, अब पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर ब्लॉक हो जाएगा, तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर के ब्लॉक होने के साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी नहीं बनेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं बनेंगे, तो इट विल अल्टीमेटली रिस्ट्रिक्ट द एलोंगेशन ऑफ द प्रोटीन चेन, ठीक है जी। और इसके नतीजे में फिर आपके पास अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है जी। बाय व्हाट? बाय प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई एक्स्ट्रा या कोई मतलब न्यू चीज नहीं है, ये आपने पहले पढ़ ली, ठीक है जी। इसमें आपके पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? द ड्रग्स विच आर इंक्लूडेड इन निल्कोसामाइड्स आर क्लिंडामाइसिन। कौन सी? क्लिंडामाइसिन, ठीक है जी। अब फिर ये माइसिन आ गया है, लेकिन ये माइसिन बाकी माइसिन से भी डिफरेंट है, ठीक है जी। वो जो पीछे आपने पढ़ी थी वो क्लेरिथ्रोमाइसिन था, यहाँ पर ये क्या है, ये क्लिंडामाइसिन है, ठीक है जी। क्लिंडामाइसिन आपके पास लिंकोसामाइड की एक टाइप आती है, और जो अभी जो मैं दूसरी टाइप लिख रहा हूँ ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की टाइप है, ठीक है जी। इसको आप क्या कहते हैं? डेल्फोप्रिस्टिन, ठीक है जी। डेल्फोप्रिस्टिन भी बोलते हैं, और एक और भी है जी, इसको क्या बोलते हैं? क्विनोप्रिस्टिन बोलते हैं, क्विनोप्रिस्टिन। तो जो भी आप बोलते हैं डेल्फोप्रिस्टिन या क्विनोप्रिस्टिन बोलते हैं, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की एक टाइप है, और ये लिंकोसामाइड की टाइप आपको कौन सी मिलेगी? ये क्लिंडामाइसिन मिलेगी, ठीक है जी। ये आपके पास ये इन दोनों में ड्रग्स आ गए। इसके अलावा इसमें हम और क्या पढ़ते हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स आपके ये हैं, द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लिंकोसामाइड्स एंड बोथ स्ट्रेप्टोग्रामिन्स इंक्लूड व्हाट? जीआईटी एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है जी। ये तो आप इसमें आप लिख लें जी अपना नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह लिख लें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो डायरिया होता है ना इन लिंकोसामाइड जो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स के साथ, ये डायरिया बड़ा अलग सा डायरिया होता है। व्हाई? बिकॉज इसमें जो डायरिया होता है वो बड़ा सिवियर किस्म का डायरिया होता है। बाकी जो आम नॉर्मल जो डायरिया होता है वो ड्रग की कंटिन्यूएशन के साथ स्टॉप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो डायरिया होता है वो सिवियर डायरिया होता है। अगर आप ये लिंकोसामाइड या स्ट्रेप्टोग्रामिन स्टॉप भी कर दें, तब भी वो डायरिया एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू रहता है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो वो होता है कोलोन होता है, ठीक है। उस कोलोन में वो एक परमानेंट डिजीज कर देता है, जिस परमानेंट तो नहीं कह सकते, मतलब क्रोनिक डिजीज कह सकता है। तो वो वहां पर ये क्रोनिक डिजीज कहता है, कर देता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली योर इन्फ्लेमेशन, ठीक है जी। ये आपकी इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ कोलोन, ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है इस लिंकोसामाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की यूजेस की वजह से। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन कभी भी ना होता, लेकिन इसकी एक वजह है कि यहाँ पे हो रहा है। वो वजह ये है कि आपके पास जो ये दो मेडिसिन है लिंकोसामाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, ये इस सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को कैसे प्रमोट करती है? इसकी जो प्रमोशन है वो इस वजह से होती है कि क्योंकि इन ड्रग्स से एक्यूमुलेशन हो जाती है, इन ड्रग्स के जरिए एक्यूमुलेशन हो जाती है, और वो एक्यूमुलेशन किसकी होती है? आपके इट इट प्रोमोट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल, ठीक है जी। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल आपके पास एक बैक्टीरिया है, वहां पर ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। जब ज्यादा ज्यादा क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल आएगा, वो कॉज करेगा किस चीज को? सिवियर डायरिया को। और सिवियर डायरिया जब आपके पास होगा, तो वो अल्टीमेटली आपके जो कोलोन होगी उसको, मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, एंड दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये आपके पास एक क्रोनिक डिजीज है। इट इज एसोसिएटेड विद लिंकोसामाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स यूजेज, ठीक है जी। ये आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स हैं, थोड़े से डिफरेंट मैकेनिज्म, थोड़ा सा डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट है इस वाले का, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास लिंकोसामाइड्स हो गए, ठीक है जी। अब हमारे पास 50s सब यूनिट के साथ अटैच होने वाली ड्रग में सिर्फ एक ही ड्रग रहती है, वो बड़ी छोटी सी ड्रग है, लेकिन मैंने एक दो दफा तीन दफा देखी है इस्तेमाल होते हुए, तो आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें कौन सी वाली चीज आती है? द फोर्थ नंबर इज ऑक्साजोलिडायोन्स, ऑक्साजोलिडायोन्स, ठीक है जी। ऑक्साजोलिडायोन्स को याद करने से बेहतर है कि आप सिर्फ इसमें एक ही ड्रग याद रख लें। वो ड्रग आपको याद रहेगी, ये चीज नहीं याद रहेगी। तो वो ड्रग कौन सी है? वो ड्रग इसमें है जी आपकी अपना लिंजोलाइड, लिंजोलाइड, ठीक है जी। लिंजोलाइड आपको याद रहेगा, क्योंकि ये मैंने काफी देखा है इस्तेमाल होते हुए वार्ड्स में। तो लिम्स ऑक्साजोलिनोडायोन्स आपको नहीं याद होंगे, तो आप लिंजोलाइड याद रख लें। लिंजोलाइड और या लिंजोलाइड का एक और किस्म है, आप उसको टेडीजोलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को याद रख लें। ये आपके पास इन दोनों ये दोनों ड्रग्स आती है, ऑक्सासाज जो भी है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कहां पर बाइंड होगी? इट बाइंड्स टू व्हाट? बाइंड्स टू
50s, ठीक है जी। और वहां पर 50s में आपने देखा था, आपने जब 50s ड्रॉ किया था, याद है 50s में आपके पास ये कौन सी साइड थी? दिस वाज द ए साइड। और ये कौन सी साइड थी? दिस वाज द पी साइड। तो यहाँ पर जो ए साइड है, ये आकर इस ए साइड पर बाइंड होता है, ठीक है। लिंजोलाइड और टेडिजोलाइड जो भी है, ये आपके पास आकर ए साइड को बाइंड करती है। ए साइड पर क्या हो रहा था? ए साइड पर ट्रांसफर आरएनए आके लग रहा था ना, बाहर से ट्रांसफर आरएनए आकर यहाँ पर लग रहा था। अगर आप ए साइड को ब्लॉक कर दे तो आप ट्रांसफर आरएनए को आने से रोक रहे हैं। और ट्रांसफर आरएनए आना, ये तो पहला ही स्टेप है आपके प्रोटीन की चेन की इलोंगेशन में। अगर पीछे से ट्रांसफर आरएनए नहीं आएगा, तो यहाँ पर अमीनो एसिड कौन लेके आएगा? अमीनो एसिड नहीं आएगा तो प्रोटीन की एलोंगेशन कैसे होगी? तो जब ये आपके पास 50s पे बाइंड करता है, व्हाट डज इट डू? इट बाइंड्स टू द 50s एंड इनहिबिट इनहिबिट द कौन सा साइड? द ए साइड, ठीक है जी। ए साइड ऑन 50s सब यूनिट। 50s सब यूनिट पर जो ए साइड है उसको ब्लॉक कर देता है। जब उसकी ब्लॉकेज होती है, देन देयर विल बी नो ट्रांसफर आरएनए। और नो ट्रांसफर आरएनए का मतलब है देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथेसिस। और नो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब ये है कि आपका सेल डाई आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास ये कहानी है। बाकी इसमें कोई भी नहीं है, एडवर्स इफेक्ट्स भी इतने ऐसे नहीं है कि हम बस छोड़े उसको दफा करें, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी कहानी होगी। आज हमने माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा और मुश्किल सा टॉपिक किया है। अगर आपको सिर्फ सुनने में भी समझ आया हो ना, समझ आ गया हो, इट मींस कि आपको बहुत समझ आया है। आप लेक्चर देखें, एक दफा इसको रिपीट करें, रफ सा अपना नोट बनाएं, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेस टॉपिक। हमने क्या क्या किया वो आपको मैं बता, आप खुद देख लेंगे, ठीक है जी। फिर रिवाइज कर लें आप यहाँ, ठीक है जी। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेस टॉपिक। थैंक यू। अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं है देन वी आर फिनिश फॉर टुडे। क्वेश्चन है जी किसी का?